पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड। पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। कंकड़ियां जिनकी सेज सुघर, छाया देता केवल अंबर। कंकड़ियां जिनकी सेज सुघर, छाया देता केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती है, लोरी आंधियां सुनाती है। विपदाएं दूध पिलाती है, लोरी आंधियां सुनाती है। जो लाक्षागृह में जलते हैं, वे ही सुरमा निकलते हैं। जो लाक्षागृह में जलते हैं, वे ही सुरमा निकलते हैं। मित्रों, रामधारी सिंह जी दिनकर की फिर ये कुछ पंक्तियां आपको समर्पित कर रहा हूं और मैं आभारी हूं हमारे मूर्धन्य कवि का। और ये पंक्तियां मुझे भी बहुत प्रेरित करती है। तो मेरी इच्छा है कि आपकी प्रेरणा में भी ये जो शब्द हैं, ये जो पंक्तियां हैं, वो आपको प्रेरित करने में भी कोई कोर कसर नहीं रखने वाली है। कहा गया है, पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड। आप देखिए, सहज हमें कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है ना। जिस गन्ने के रस का ग्लास हम पान करते हैं, उसके पहले की करुण कहानी आप जानते हैं कि उसको बहुत बुरी तरह से कहीं न कहीं बिल्कुल निचोड़ कर उसमें से रस निकाला जाता है और हम उस एक ग्लास का आस्वादन करते हुए बड़े आनंदित होते हैं। सोचिए तो सही, इससे पहले की प्रक्रिया कैसी थी। उस इक्षुदंड यानी गन्ने के साथ हमने क्या किया है। मेहंदी कितने प्रहार सहन करती है, कूट कूट के। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद का जो उसका भाग्योदय होता है और वो ललनाओं के हाथों का श्रृंगार बनती है। लेकिन उससे पहले की कहानी पर जरा ध्यान दीजिएगा। फूल पिरोए जाते हैं, फूल के हृदय को छेद किया जा रहा है सुई के द्वारा। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते। लेकिन गले लगाने से पहले की प्रक्रिया को देखिए। हृदय को बेध दिया हमने, एक एक फूल को बेधा और तब जाकर हमने उनको क्या किया, गले लगाया है। और आप देखिए, कंकड़ियां जिनकी सेज सुघर, छाया देता केवल अंबर। आप सोचिए, जब इस तरह के है ना दुस्साहसी व्यक्तित्व, जो न तो धूप की परवाह करते हैं न कंकड़ों की परवाह करते हैं, बस जिन्होंने एक बार लक्ष्य निश्चित कर दिया है, निर्धारित कर दिया है, फिर न तो वो कांटों की परवाह करते हैं न फिर उनको छाया कौन देता है, तो परमात्मा स्वयं छाया देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इसलिए जिनके अंदर साहस है, हिम्मत है, किसी काम को करने की लगन है, पूरी कायनात, पूरी प्रकृति और पूरा ब्रह्मांड उसका सहयोग करने के लिए तत्पर होता है। और कहा, जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही सुरमा निकलते हैं। इसलिए प्रतियोगिता के इस भंवर में आप अपने आप को अकेला नहीं समझें, आप अपने आप को असहाय नहीं समझें। आपके पास धैर्य, आपके पास साहस, आपके पास संकल्प, आपके पास जो आपका आत्मबल है, वो सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए इन ताकतों के साथ इन पंक्तियों को आत्मसात करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमने पिछली कक्षा में भी कुछ सामान्य सी बातों पर चर्चा की थी, भाषा और व्याकरण के बारे में, और आज फिर मैं आपको उसी भाषा की और आगे की यात्राओं में ले जाना चाहता हूं और धीरे धीरे आपको हिंदी भाषा से रूबरू करवाना चाहता हूं। तो आइए हम उस हिंदी भाषा का और उसका आनंद लेने का प्रयास करें, जो प्रतियोगिता में हमारा बहुत बड़ा मार्गदर्शन करने वाली है। ये साथियों, हम हिंदी भाषा के ऊपर चर्चा करते हैं और देखिएगा हिंदी शब्द का किस तरह से निर्माण हुआ है, उसके साथ साथ हम भाषा की भी बात करने वाले हैं। तो आप देखिए, हम जिस भाषा को पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है, हिंदी। आप देख रहे होंगे यहाँ पर शब्द जो है वो दो तरह से लिखा हुआ आपके सामने दृष्टिगोचर हो रहा है।
यहां आप देखेंगे एक शब्द जो है वो अनुस्वार सहित है और दूसरे शब्द को आप देखेंगे कि यहां पर स्वर रहित न लिखा हुआ है। वैसे दोनों ही शब्द सही हैं, लिखने का अपना अपना एक तरीका है, लेकिन फिर भी मानकता की दृष्टि से बात करें तो हम प्राथमिकता दे सकते हैं अनुस्वार सहित शब्द को। हम देखते हैं कि हिंदी जो है वो एक भाषा है और जब भाषा के बारे में हम बात करते हैं, इस शब्द का जब हम विश्लेषण करते हैं तो भाषा शब्द जो है वो भाष धातु और उसमें हमने प्रत्यय लगाया कौन सा, आ, यानी भाष धातु में जब हम आ प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो किसका निर्माण होता है, भाषा शब्द का। अब हमारे सामने प्रश्न है कि ये भाष जो धातु है वो आखिर कौन सी भाषा से है, तो हम कहेंगे कि ये जो भाष धातु है ये मूल भाषा से आया हुआ शब्द है या धातु है। तो अब आप देखिए ये जो मूल भाषा का मतलब क्या हुआ, मूल भाषा का अर्थ है संस्कृत, और संस्कृत में आप जानते हैं कि प्रत्येक शब्द की धातु रूप होते हैं और धातु रूप के फिर कई तरह के रूप चलते रहते हैं। तो भाष धातु के शाब्दिक अर्थ को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आप देखिए भाष धातु का अगर शाब्दिक अर्थ अपन देखते हैं, शब्दकोशीय अर्थ देखते हैं, तो इसका अर्थ निकलता है कहना, फिर आप देखिएगा बोलना या उच्चारण करना। अगर भाष धातु का शब्दकोशीय अर्थ देखें तो कहना, बोलना या उच्चारण करना। व्याकरण के दृष्टिकोण से भी हम देखने का प्रयास करते हैं तो व्याकरणात्मक दृष्टि से इस भाष धातु का अर्थ हुआ व्यक्त वाणी। और हम जानते हैं कि भाषा जो है उसमें देखा जाए तो क्या है, वाणी है, और वाणी क्या है, व्यक्त है, किसके द्वारा, मनुष्यों के द्वारा। तो इसको थोड़ा और स्पष्ट करते हैं कि मानव वाग अवयवों, है ना, मनुष्य के मुंह में जो विभिन्न प्रकार के अवयव हैं, वाग अवयवों द्वारा उच्चरित स्पष्ट सार्थक एवं अर्थपूर्ण शब्द समूह ही क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो हम ये जानते हैं कि हम अपने विचारों का जो आदान प्रदान करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, भाषा के द्वारा। अब वो भाषा हमारी हिंदी हो सकती है, संस्कृत हो सकती है, अंग्रेजी हो सकती है या अन्यान्य भाषा हो सकती है। तो हम कह रहे हैं कि ये जो भाषा है वो किसका कार्य करती है, माध्यम या सेतु का। और जब माध्यम की हम बात करते हैं तो आप देखेंगे कि मनुष्य के मन में कई तरह के विचार प्रकट होते हैं और उन विचारों को हम सामने वाले तक पहुंचाते हैं, तो हमें किसी न किसी एक माध्यम की, अंग्रेजी में कहें तो मीडिया की जरूरत होती है, और वो मीडिया हमारा कौन हुआ, भाषा। और हम हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को सामने वाले तक पहुंचाते हैं। तो जब हम माध्यम की बात करते हैं तो कम से कम हम ये कहते हैं कि दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। इसमें आप एक देखेंगे क्या है, वक्ता। आप जानते हैं वक्ता का जो मुख्य कार्य है वो कौन सा है, बोलना। और वक्ता बोलता है तो कोई न कोई क्या है, श्रोता। जैसे मैं आप सबको सुना रहा हूं तो मैं वक्ता हुआ, और आप सुन रहे हैं तो आप श्रोता हो गए। तो श्रोता का जो मुख्य कार्य वो क्या हुआ, सुनना। कि बोलना सरल है या सुनना सरल है। और आप देखेंगे तो शायद हमें ये लगे कि सर सुनना बहुत सरल होता है, या फिर आपको यूं भी लगे कि सर बोलना सरल होता है। तो आप यहां पर विचार करें, और मेरे दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो ज्यादा कठिन जो है वो क्या है, सुनना। क्योंकि सुनना कई प्रकार का है। एक तो हम सामान्य रूप से सुन लेते हैं, बाद में हमसे कोई पूछे तो ध्यान नहीं क्या सुना था हमने, और एक होता है बहुत ध्यान से सुनना। तो आप देखें कि ये जो ध्यान से सुनना है, वास्तव में देखें किसी बात को याद रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ध्यान से सुनना पड़ता है। तो कहीं न कहीं हम कहें कि सुनना जो है वो अपेक्षाकृत कठिन है। हम आगे जब पढ़ेंगे तो ये सब जो है वो क्या है, भाषा के कौशल हैं। थोड़ी सी चर्चा हम भाषाई कौशलों पर भी करते हैं, बहुत संक्षिप्त में आप देखिएगा। देखिए भाषाई कौशल, कौशल शब्द के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करें तो ये जो शब्द है वो कहीं न कहीं कुशल, और उसमें हम एक प्रत्यय जोड़ रहे हैं वो है अ। यानी कुशल शब्द में अगर हम अ प्रत्यय जोड़ते हैं
तो हमारे सामने शब्द बनता है क्या? कौशल। अब कुशल किसे कहते हैं? वैदिक काल में, प्रारंभिक समय में जब गुरुकुल परंपरा और पद्धति से पढ़ाई होती थी, तो गुरु किसी एक शिष्य को कार्य विशेष सौंपते थे कि कुशा नामक घास जो है उसको कौन अच्छे से तोड़कर ला सकता है, क्योंकि ये बहुत तीक्ष्ण होती है, इससे हाथ के कटने की पूरी पूरी संभावना रहती है। अब जो विद्यार्थी उस कुशा नामक घास को अच्छे से तोड़कर काटकर लाता, गुरु की दृष्टि में वह विद्यार्थी कुशल माना जाता। तो हम ये देख रहे हैं कि एक व्यक्ति या छात्र भाषा में अगर कुशलता प्राप्त करना चाहता है तो उसे कुछ कौशलों का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। अगर वो कौशलों का अच्छे से ज्ञान रखता है तो भाषा में उसकी कुशलता सुनिश्चित है। और ये जो अप्रत्यय जैसे ही हमने जोड़ा, जब हम प्रत्ययों की चर्चा करेंगे तब इन विशेष प्रत्ययों के बारे में विशेष रूप से हम पढ़ने वाले हैं। अप्रत्यय के जोड़ने से ये कौ यहां पर आ गया, औ का आगमन हो गया और शब्द बना कौशल। अब हम देखते हैं कि भाषा के कौशल कितने होते हैं, बताइए जरा आप। भाषा के कौशल होते हैं 4। आपने एसटीसी, बीएड या जो भी आपने प्रशिक्षण लिया होगा शिक्षक बनने के लिए, उसमें आपने निश्चित तौर से इन कौशलों के बारे में आपने देखा होगा। देखिएगा, आगे देखिए, ये जो भाषाई कौशल हैं इनकी संख्या कितनी है? 4। ये भाषाई कौशल जो हैं वो 4 हैं और मैंने सुविधा के दृष्टिकोण से आपको तीनों ही भाषा में यहां पर इन कौशलों को, है ना, संक्षिप्त रूप में लिखा है। आप देखिए 4 कौशल हैं। कौन कौन से? सबसे पहले हम यहां बात करते हैं, पहला कौशल है हमारा कौन सा? सुनना। और दूसरा कौशल कौन सा है? बोलना। तीसरा कौशल कौन सा है? पढ़ना। चौथा कौशल कौन सा है? लिखना। तो हमारे सामने जब प्रश्न आता है कि भाषा विकास या भाषाई कौशलों की संख्या कितनी होती है, तो हम उत्तर दें कितनी होती है? 4। और रीट में और अन्य परीक्षाओं में ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि भाषाई कौशलों का सही विकास क्रम है। तो सही विकास क्रम कौन सा है, आप ध्यान देना। सबसे पहला जो कौशल हम बच्चे में विकसित करना चाहते हैं वो कौन सा है? सुनना। दूसरा जो हमारा क्रम होगा वो कौन सा है? बोलना। और तीसरा क्रम होगा कौन सा? पढ़ना। और चौथा क्रम कौन सा है? लिखना। ये हमारे भाषाई कौशलों के विकास का सही मनोवैज्ञानिक क्रम है। अब यहां पर एक तथ्य और है, आपने मैडम मॉन्टेसरी का नाम सुना होगा। उन्होंने जब भाषाई कौशलों के बारे में चर्चा की तो कौशल तो वो भी 4 ही मान रही है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया। और कभी प्रश्न आता है कि मैडम मॉन्टेसरी, मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार भाषाई कौशलों के विकास का क्रम है, तो आप ध्यान रखिए साथियों, मैडम मॉन्टेसरी जो है वो इस 3 नंबर वाले कौशल को, जो पढ़ना है, उसको वो 4 नंबर पर मान रही है, और लिखना जो कौशल है उसको वो कितने नंबर पर मान रही है? 3 नंबर पर। अब आप ध्यान दीजिएगा, प्रश्न जब सामान्य रूप से आ रहा है कि भाषाई कौशलों के विकास का क्रम है, तो कौन सा रहने वाला है? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। लेकिन प्रश्न अगर स्पेसिफिक कर दे, विशेष रूप से पूछा जाए कि मैडम मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार भाषाई कौशलों के विकास का क्रम है, तो आपको ध्यान रखना है, पहला सुनना, दूसरा बोलना, तीसरा कौन सा हो जाएगा? लिखना, और चौथा कौन सा हो जाएगा? पढ़ना। अब अंग्रेजी में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, सुनना लिसनिंग, बोलना स्पीकिंग, पढ़ना रीडिंग और लिखना राइटिंग। संस्कृत भाषा में अगर इन्हीं कौशलों को हम कहें तो हम कहेंगे श्रवण कौशल, वदन कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। अब ये 4 कौशल है। अंग्रेजी में हम बहुत सरल तरीके से इसको याद रख सकते हैं, LSRW। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान भी है और इस रूप में याद कर सकते हैं। दूसरा आप देखें तो सुबो पली लिखकर भी हम इसको याद कर सकते हैं, और
स्रवपले संस्कृत के हिसाब से देखें तो हम इस रूप में भी इसको याद कर सकते हैं। थोड़ा सा और आपका यहां समय लेना चाह रहा हूं। सुनना, आप एक बच्चा जब मां के गर्भ से इस संसार में आता है तो आप देखते हैं कि परमात्मा ने उसको एकदम से बोलने का आदेश नहीं दे रखा है। वो कुछ वर्षों तक बहुत ध्यान से क्या करता है, सुनता है। तो सबसे पहला कौशल परमात्मा जो विकसित करना चाहता है उस बच्चे में वो कौन सा है, सुनना। और आप देखते हैं जब कई महीनों तक वो सुनता रहता है, मुख मुद्रा को भी देखता है ना, और धीरे धीरे टूटी फूटी आवाज में, है ना, तुतलाती आवाज में वो क्या करना शुरू करता है, बोलना शुरू करता है। तो आप देखिए कितना प्राकृतिक क्रम है, मनोवैज्ञानिक क्रम है। और जब वो बोलता है तो धीरे धीरे, है ना, माँ जो है या परिवार के अन्य सदस्य जो हैं उसे एक वर्ण दिखाते हैं और मौखिक रूप से उसका क्या करवाते हैं, उच्चारण करवाते हैं। और जब मौखिक रूप से उसका उच्चारण करवाते हैं तो धीरे धीरे बच्चा उस आकृति को या उस चित्र को देखकर क्या करता है, पढ़ने का प्रयास करता है। जैसे उसको अ का चित्र दिखाया गया और बच्चा उसको क्या कर रहा है, क्योंकि दृष्टि से साम्यता बिठाते हुए वो उसको क्या करता है, पढ़ना शुरू करता है। और आप जानते हैं जब धीरे धीरे वो पढ़ना शुरू करता है तो अगला जो क्रम है वो हमारा कौन सा है, लिखना। तो इस तरह से जब हम कभी आगे चर्चा करेंगे शिक्षण विधियों के ऊपर या शिक्षण कौशलों के ऊपर, जब और विस्तार से चर्चा करेंगे तब हम इस पर और आगे की तरफ हम बहुत विस्तार से बात करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। देखिएगा, प्रत्येक जीव की अपनी घड़ी हुई भाषा होती है ना, और वो चाहे पशु पक्षी हो या मनुष्य, प्रत्येक प्राणी को सामाजिक संपर्क, बहुत महत्वपूर्ण बात है, यहां पर मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, सामाजिक संपर्क के लिए तथा लोक व्यवहार के निर्वहन हेतु किसी न किसी भाषा की आवश्यकता पड़ती है। आप मेरी बातों को इतने समय से अच्छे से सुनकर समझ रहे हैं, कारण एक ही है कि मैं उसी भाषा का प्रयोग कर रहा हूं जो भाषा आपको अच्छे से आती है। इसलिए आप मेरे विचारों से अच्छे से सहमत हो रहे हैं, आप उन विचारों को अच्छे से सुन रहे हैं। तो हर प्राणी को परमात्मा ने कोई न कोई ऐसी भाषा दे रखी है जिसके द्वारा वो अन्य प्राणियों से संपर्क स्थापित करता है और लोक में व्यवहार करता है। उसके अंदर की जो बात है वो संसार तक पहुंचाता है, अन्य प्राणियों तक पहुंचाता है। इसलिए भाषा की बहुत आवश्यकता है और भाषा के बिना सब सुना है। बिना भाषा के हम अपने विचारों को प्रकट नहीं कर पाते हैं। देखिएगा, भाषा निर्माण का क्रम, हम इसको भी थोड़ा संक्षिप्त रूप में समझेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि आपको मैं बहुत साधारण स्तर से, है ना, जिसको हम जीरो कह सकते हैं, जीरो ग्राउंड से आपको मैं हिंदी के लिए तैयार करना चाहता हूं। जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा वो अगर क्रमबद्ध तरीके से इन सबको देखेगा तो आप देखिएगा कि उसको कहीं पर भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, भले ही वो किसी भी स्ट्रीम से क्यों ना हो, किसी भी संकाय से क्यों ना हो। तो भाषा निर्माण का जो क्रम है आप देखिएगा, भाषा का निर्माण मोटे तौर पर हम 3 क्रमों में इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। पहला हमारा जो क्रम है वो कौन सा है, बोली। दूसरा क्रम है वो कौन सा है, उपभाषा। और तीसरा क्रम आपके सामने क्या है, भाषा। उपभाषा को हम विभाषा भी कह सकते हैं। अब आप देखिए, बोली क्या है, उपभाषा क्या है, भाषा क्या है ना, इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा, बोली के बारे में जब हम चर्चा कर रहे हैं तो आप बताइए बोली क्या है, बोली किसे कहते हैं। आप इस बात को भली भांति जानते भी हैं और थोड़ा सा इसको और समझने का प्रयास भी करते हैं। कुछ लोगों या कुछ परिवारों द्वारा जो व्यवहार में लाई जाती है उसको हम क्या कह सकते हैं, बोली। यानी इसमें बहुत ज्यादा लोगों द्वारा नहीं बोला जा रहा है, कुछ लोगों द्वारा या कुछ परिवारों द्वारा जिस का व्यवहार किया जा रहा है विचारों के आदान प्रदान करने हेतु, उसको हम क्या कह सकते हैं, बोली। आप देखिएगा, बोली के लिए जो महत्वपूर्ण, क्योंकि इसके ऊपर भी कई सारे प्रश्न हमारे सामने आते हैं कि बोली के संदर्भ में सत्य कथन है
है ना, या बोली के संदर्भ में असत्य कथन है। तो जब हम किसी बिंदु को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो प्रश्न किसी भी तरह से आओ हम उसका बहुत अच्छे से उत्तर दे सकते हैं। तो कुछ लोगों या परिवारों द्वारा जो व्यवहृत होती है उसको हम क्या कह सकते हैं, बोली। अच्छा, दूसरी खास बात आप देखिएगा, छोटे भूभाग में, है ना, इसका दायरा जो है वो बहुत विस्तृत नहीं होता है भूखंड के हिसाब से या भूभाग के हिसाब से भी देखें तो, यानी एक छोटे भूभाग में, कम क्षेत्रफल में, कम लोगों के द्वारा जो बोली जाती है उसको हम क्या बोलेंगे, बोली। फिर देखें, भाषा का अविकसित या प्रारंभिक रूप है, इसमें कहीं मानकता नहीं है ना, कुछ इस तरह से परिष्कृतता नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये अविकसित सा या प्रारंभिक रूप है। फिर प्रायः लिखित रूप या साहित्य सृजन इसमें संभव नहीं है प्रायः, लेकिन फिर भी हम बोली को लिख सकते हैं। लेकिन कहा जा सकता है कि भाई प्रायः इसका लिखित रूप नहीं है या इसमें कोई उच्च कोटि के साहित्य के सृजन की संभावनाएं नहीं रहती है। तो उदाहरण के तौर पर हम देखें, जैसे मेवाती, ढूंढाडी, मारवाड़ी, खड़ी बोली, इनको हम लिख सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हम कहें कि ये एक प्रारंभिक रूप है बोली का। धीरे धीरे जब इसका दायरा बढ़ता है तो हम अगले चरण की ओर जाते हैं, और अगला चरण हमारा कौन सा है, उपभाषा। उपभाषा के बारे में देखिए साथियों, क्षेत्र बोली की तुलना में क्या होता है, व्यापक होता है। बोली की तुलना में क्या है, व्यापक है। तो आप देख रहे होंगे एक शब्द जिस पर आपका ध्यान यहां आकृष्ट करना चाहता हूं। बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में होगा कि सर यहां जो क्षेत्र लिखा हुआ है इसके ऊपर एक ही मात्रा है। हम अधिकांशतः इस शब्द को कहीं न कहीं इस रूप में लिखने के अभ्यस्त होते हैं। मैं जब भी आपसे हिंदी की बात करूंगा, वर्तनी हर कक्षा में आपको सिखाने का पूरा मेरा प्रयास रहेगा। मेरा एक दृष्टिकोण है कि आप कम शब्द लिखें लेकिन उसको शुद्ध लिखें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि भाषा का लिखित रूप जब हमारा परिष्कृत हो जाएगा तो हम कोई सी भी परीक्षा दें, वो भले ही प्रशासनिक सेवाओं से संबंधित हो, अध्यापक बनने की हो, पटवारी बनने की हो, ग्राम सेवक बनने की हो, और अन्य जहां पर भी हिंदी का प्रयोग होता है वो हम बहुत कुशलता के साथ लिख पाएंगे, तो हमारा जो व्यक्तित्व है उसमें काफी निखार आता है। तो क्षेत्र जो है ये ठीक नहीं है, एक मात्रा आएगी, क्षेत्र लिखें या क्षेत्रीय लिखें। तो क्षेत्र बोली की तुलना में क्या होता है, व्यापक होता है, ठीक है। साहित्य रचना इसमें संभव है और एक से अधिक बोलियों का इसमें क्या है, समावेश है। उसको हमने क्या कह दिया, उपभाषा कह दिया, या विभाषा नाम से भी इसको हम संबोधित करते हैं। अब आप देखिए, उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे कि पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पहाड़ी, राजस्थानी, ये सब क्या है, उपभाषाएं हैं। और कहीं न कहीं यही उपभाषाएं मिलकर किसका निर्माण करती है, भाषा का निर्माण करती है। तो भाषा के संदर्भ में हम बात करते हैं। फिर देखिएगा, क्षेत्र क्या है, अत्यंत विस्तृत। बोली की बात की थी तो क्षेत्र कैसा है, छोटा भूभाग है। फिर उपभाषा की बात की तो अपेक्षाकृत क्या है, अधिक बड़े भूभाग में इसका अधिक लोगों के द्वारा, अधिक परिवारों के द्वारा, कई समाजों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन जैसे हम भाषा की बात करते हैं तो भाषा में आप देखेंगे कि क्षेत्र जो है वो क्या है, अत्यंत विस्तृत है। इसका कोई एक दायरा निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। फिर देखें, एक से अधिक उपभाषाओं का समूह है, जिसको कहीं आप चाहें तो कह सकते हैं एक से अधिक बोलियों का भी समूह है, क्योंकि बोलियां कहीं न कहीं किसका निर्धारण करती है, उपभाषा का, और उपभाषा से हम किसका निर्माण कर रहे हैं, भाषा का। फिर साहित्य सृजन सबसे महत्वपूर्ण बात है। भाषा में साहित्य सृजन व भाषाई कौशलों का पूर्णतः प्रयोग होता है। अभी हमने भाषाई कौशल देखे थे, कितने बताइए जरा, क्योंकि केवल ऐसा नहीं कि आप सुनते रहें और आगे आगे बढ़ते रहें, पीछे की बात का भी ध्यान रखना है। कितने हैं, मुझे ध्यान आ रहा है, आप निश्चित तौर पर मन में याद कर रहे होंगे। कितने होते हैं, 4। पहला कौन सा, सुनना। दूसरा कौन सा, बताइए, दूसरा कौन सा, सुनने के बाद बताइए। अच्छा, आप इस तरह से जब अपने आप को रिकॉल करेंगे तो आप सारी चीजों को अच्छे से हृदयंगम कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं कि भाषा तो आप अच्छे से परिचित ही हैं। हिंदी जो हम पढ़ रहे हैं भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, जापानी, रशियन, मंदारिन और कई सारी भाषाएं जिनका प्रयोग विश्व में हो रहा है और हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप देखेंगे
फिर से मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं। भाषा निर्माण का जो क्रम है कितने 3 चरणों में यूं कह सकते हैं, या 3 प्रकारों में इसका हमारा निर्माण हो रहा है। पहला जो है वो क्या है, बोली, दूसरा क्या है, उपभाषा, और तीसरा क्या है, भाषा। अब अगर भाषा के बारे में पूछे तो भी हमें इसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में या मुख्य तथ्यों के बारे में जानकारी है। उपभाषा किसे कहते हैं इसकी भी आपको अच्छे से जानकारी हो गई, और बोली किसे कहते हैं इसके बारे में भी आपको अच्छे से जानकारी हो गई है। हम आगे बढ़ते हैं और आप देखेंगे कि जो भाषा की एक परिभाषा है उससे हम और आगे की तरफ थोड़ी चर्चा करना चाहते हैं। तो मित्रों देखिएगा, भाषा उच्चारण अवयवों द्वारा उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों का वह समूह है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। अब यहां परिभाषा समझाना उद्देश्य भी है और साथ ही साथ कुछ शब्दों पर भी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि भाषा जो है वास्तव में क्या है, उच्चारण अवयवों। परमात्मा ने हमारे मुख में कई सारे ऐसे अंग और अवयव बनाए हैं जिसके माध्यम से हम उच्चारण कर सकते हैं। साथियों, आप संसार में, समाज में ऐसे लोगों से भी परिचित होंगे जिनको परमात्मा ने बोलने की शक्ति नहीं दी। इसका मतलब कहीं न कहीं उनके 1-2 अवयवों में, मुख के अवयवों में कोई कमी रह गई, इस वजह से वो अच्छे से उच्चारण नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते हैं। तो आप देखिए, भाषा जो है वो उच्चारण अवयवों, अवयवों का मतलब है अंग, भाग, हिस्से, अंग्रेजी में कहें पार्ट्स, द्वारा उच्चरित, और एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है वो है यादृच्छिक। अब बहुत से विद्यार्थी मित्र यादृच्छिक शब्द को ठीक भी लिख पाते होंगे और हो सकता है कि वो इसको ठीक नहीं लिख पाए। तो मैं इस शब्द पर थोड़ी सी आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि इसका अर्थ भी क्या है और ये कैसे निर्मित हुआ है। तो आप देखिए, यादृच्छिक का मतलब, एक सामान्य सी बात आपके सामने रख रहा हूं। मैंने यहां पर एक आकृति बनाई है और निश्चित तौर पर जब मैं आपसे पूछूंगा कि क्या लिखा हुआ है तो आप सबका उत्तर है कि क लिखा हुआ है। और आप देखिएगा, अगर मैं यहां इस रूप में कुछ लिखता हूं तो फिर आप कहेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है, च लिखा हुआ है। आप सबका उत्तर एक जैसा है। ऐसा क्यों? राजस्थान में कोई बच्चा हिंदी पढ़ रहा है तो भी उसका उत्तर यही है, दक्षिणी भारत में अगर कोई हिंदी पढ़ रहा है तो भी उसका उच्चारण यही है। और आप देखिए कि विदेशों में कोई हिंदी को जानने वाले हमारे भारतीय या अन्य लोग हैं, वो भी इन चित्रों को देखकर ऐसा ही उच्चारण करते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है भाषा की एक प्रमुख विशेषता, यादृच्छिकता। यादृच्छिकता का अर्थ क्या होता है? देखिए आप, इस यादृच्छिक शब्द की जब अपन बात करते हैं तो ये शब्द बना है यदृच्छा, यदृच्छा, और उसमें एक प्रत्यय जोड़ दिया हमने, इक प्रत्यय। जैसे हमने अभी बात की थी कि कौशल शब्द में मूल शब्द कुशल है और उसमें हमने अ प्रत्यय जोड़ा था, वैसे ही यदृच्छा शब्द में हम कौन सा प्रत्यय जोड़ रहे हैं? इक प्रत्यय जोड़ रहे हैं। और इक प्रत्यय ये भी विशेष प्रत्यय है जिसके जुड़ने से मूल शब्द के प्रारंभिक स्वर में वांछित परिवर्तन आ जाते हैं। तो यदृच्छा मूल शब्द, ये प्रश्न है कि यादृच्छिक शब्द में मूल शब्द कौन सा है, तो हम ध्यान दें कौन सा है? यदृच्छा शब्द है। और प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है? एक प्रत्यय लगा हुआ है। दोनों को मिलाने पर क्या शब्द बना? यादृच्छिक। अब मैं कह रहा था कि आपने कहा कि ये क है, ये च है, और ऐसा कहने के पीछे कारण क्या है? यादृच्छिकता। और यादृच्छिक का अर्थ जो है वो है, आप चाहें तो सरल शब्दों में कहें कि रूढ़, या यूं कहें कि पूर्व निर्धारित, पूर्व निर्धारित। हम चाहें कि ये क बहुत समय से चल रहा है, हम इसमें कुछ बदलाव कर दें, बनावट में संभव नहीं है।
है ना, च ऐसा ही चल रहा है, हम कुछ और इसमें बदलाव कर दें, संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से विचारों के आदान प्रदान में बहुत बड़ी बाधा उपस्थित हो जाएगी। इसलिए यादृच्छिक हैं, ध्वनि के प्रतीक हैं। कौन? भाषा के बारे में जब बात कर रहे हैं तो ये यादृच्छिक कौन है? ध्वनि प्रतीक है। फिर अभी आपके सामने लिखे हैं, ये क्या है? ध्वनियों के क्या हैं? प्रतीक हैं। और ये प्रतीक कैसे हैं? एक रूप हैं, पूर्व निर्धारित हैं, है ना। जिस बालक को हम भाषा समझाएंगे हिंदी, तो इन्हीं प्रतीकों को उसे दिखाएंगे और उच्चारण करना सिखाएंगे, एक जैसा करना सिखाएंगे, तभी जाकर वो बच्चा अपनी बात को अच्छे से समझ पाएगा या अपनी बात को दूसरों तक अच्छे से पहुंचा पाएगा। तो आप देखिए, एक शब्द और यहां पर आपके सामने थोड़ा सा चर्चा करूंगा, प्रतीकों। प्रतीकों शब्द लिखा हुआ है। अब यहां पर बहुत सारे साथियों के मन में आ रहा होगा कि सर इसमें तो ती में मात्रा छोटी आती है, हम तो ऐसा ही लिखते हैं। तो आप देखिए, आप हो सकता है क्या क्या लिख रहे हो, मैं जरा इसको आपके सामने रख रहा हूं। हो सकता है आप ऐसा लिखते आ रहे हो, बिंदी लगा भी रहे हो या नहीं भी लगा रहे हो, ऐसा संभव है, अभी तक ऐसा लिख रहे हो आप, है ना। या हो सकता है कि आप इसको यूं करके ऐसा लिख रहे हो। मैं बहुत सूक्ष्म बात आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। या फिर इन्हीं को मैं इस रूप में भी लिख रहा हूं, देखिएगा। और इसको भी मैं इस रूप में लिख रहा हूं। अब क्या होता है कि लिखने में कई बार हम ध्यान नहीं रख पा रहे हैं और हम वो लिख रहे हैं जो हिंदी में है ही नहीं। मैं आपको फिर छोटी सी बात पर आप सबका ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैं तो यहां पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा हूं, है ना। आप देखेंगे कि आप ये जो लिख रहे हैं ना, इस पर एक बार चर्चा करनी मेरे को। जो साथी इस तरह का प्र लिख रहे हैं, उनसे आग्रह है, ऐसा कहीं पर भी हिंदी में लिखित रूप से आपको उपलब्ध नहीं होने वाला, लेकिन आप लिख रहे हैं। अब ये ठीक है, आपने क्यों लिखा? मुझे प्रतीत होता है कि ऐसा लिखने में हमको पेन या पेंसिल उठानी पड़ेगी, और अगर ऐसा लिखना है तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, ऐसा किया और ऐसे ही बस लिख लिया। तो धीरे धीरे हमने क्या किया कि बोलने में भी हम बहुत सारे शब्दों के साथ कुछ तोड़ मरोड़ कर लेते हैं, लिखने में भी हमने तोड़ मरोड़ कर ली। अब आप सोचिए, जब हम शिक्षक की भूमिका में हैं और हम बच्चों को सिखाएंगे, और एक शिक्षक अगर इस रूप में लिखेगा, तो कल्पना कीजिएगा बच्चा क्या लिखेगा। अब उसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है, हमने छोटी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। अब जब आप सोचिए, हम हजारों लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, लाखों लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, छोटी छोटी बातों पर अगर हम ध्यान दिला दें तो हिंदी के साथ न्याय होगा। लिखित रूप में हिंदी बहुत सम्मान प्राप्त करेगी, और जब हिंदी का सम्मान है तो आपका सम्मान है स्वाभाविक रूप से। तो फिर मैं कह रहा हूं, मेरे नजरिए में ठीक नहीं, ये भी मैं ठीक नहीं मान रहा, क्योंकि ऐसा प्र होता ही नहीं। किसी पुस्तक में हो तो आप जरूर देखिएगा, आपको कहीं मिल जाए तो मुझे भी कॉल कीजिएगा। ऐसा भी ठीक नहीं मान रहा मैं अभी यहाँ शब्द शुद्धि के हिसाब से। तो शुद्ध शब्द कौन सा हुआ हमारा वर्तनी की दृष्टि से? प्रतीकों। अब इस प्र में प आधा है और र कैसा है? पूरा है ना। इन दोनों को लिखने का हमारे पास एक प्रकार जो पूर्व निर्धारित है, वो कौन सा है? प्र। आशा करता हूं आपको ये प्र समझ में आ गया होगा, और अभी तक जैसा भी लिखा हो कोई बात नहीं। अब हम प्रतियोगी दृष्टिकोण से हिंदी को पढ़ रहे हैं, तो आपको पूरी सावधानी रखनी है, और आप अब कम से कम थोड़े दिन थोड़ा तकलीफ महसूस होगी, रह रहकर ये आपका पुराना किराएदार आपके सामने आ जाने वाला है और आपका हाथ ऐसे ही घूम जाएगा। लेकिन जब आप अपने मन में सुधार के लिए मजबूती से सोचेंगे तो निश्चित तौर पर आप सुधार कर पाएंगे, और मैं आशा करता हूं कि आप इस बात को हृदयंगम कर चुके होंगे और आप अच्छा लिखेंगे। अब यहां पर बात आती है कि मात्रा बड़ी क्यों, तो हम संधि में भी इसको बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं साथियों। इसमें दीर्घ संधि है। प्रति प्लस इक जब दोनों को हम मिलाते हैं तो दीर्घ ई का आदेश होता है, बड़ी ई हो जाती है। इसलिए वर्तनी की दृष्टि से ये बहुत बड़ा प्रश्न है शब्द शुद्धि का, क्योंकि शब्द शुद्धि में जरूरी नहीं कि बहुत ऐसे क्लिष्ट शब्द आपको दे दिए जाए। बहुत सरल सा शब्द उठाकर आपको परीक्षा में जो पेपर सेटर हैं वो आपको दे देते हैं, क्योंकि उनको पता है
कि आप छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना भूल गए हैं। आपने बड़ी बड़ी बातों पर ज़्यादा ध्यान दिया है। आप सोचिए, धरातल से हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे तो हमारी जो तैयारी है प्रतियोगी दृष्टिकोण से वो बहुत अच्छी होने वाली है। तो प्रतीकों का वह समूह है। मैं फिर इस शब्द पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा हूं। हमारे साथी हो सकता है कि समूह शब्द को इस रूप में लिख रहे हों। मैं कई विद्यार्थियों को देखता हूं कि समूह शब्द अगर एक पेज में 4 बार उन्होंने लिखा है अलग अलग जगहों पर, तो कभी क्या छोटी मात्रा कर लेते हैं, कभी बड़ी मात्रा कर लेते हैं। तो आप सोचिए, ऐसा थोड़ी होता है जब हमारी मर्जी हुई हमने छोटा ऊ लगा दिया, जब मर्जी हुई तब बड़ा ऊ लगा दिया। ऐसा नहीं है। ये बहुत छोटा शब्द है, लेकिन हजारों लोगों के साथ मैंने इस शब्द को जब प्रयुक्त किया और उनसे लिखवाया तो आप आश्चर्यचकित होंगे, बहुत सारे शब्द इस रूप में ही समूह लिखते हैं। जबकि समूह में मात्रा कैसी आती है, बड़ी आती है, यानी ऊ की कौन सी मात्रा आएगी, बड़ी। बहुत छोटा सा शब्द है। अब आप सोचिए, परीक्षा में जब निम्नलिखित में से शुद्ध और एक ऐसा छोटा शब्द हमारे सामने आ गया और हम इसको ही ठीक नहीं कर पाए, तो आप सोचिए बड़ी बड़ी बातें करने से क्या औचित्य है। इसलिए मैं तो आपको बहुत छोटी छोटी बातों के लिए तैयार करने वाला हूं, आप मेरे साथ बस पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। तो समूह शब्द भी हम ऐसे लिखेंगे। अब आप सोचिए, अब जिसके द्वारा समाज विशेष का तात्पर्य एक भाषा को बोलने वाले लोगों का समूह। हम यहां कोई जातियों की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। मैं हिंदी जानता हूं, आप अच्छे से हिंदी जानते हैं, तो हम सब एक भाषीय समाज के क्या हैं, सदस्य हैं। तो समाज विशेष के लोग अपने विचारों का, फिर वही बात आ गई, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। मैंने आपका कुछ समय जरूर लिया यहाँ पर, मैंने शब्द शुद्धि के हिसाब से आपको कुछ शब्दों की ओर आपका ध्यान दिलाया है। और भाषा उच्चारण अवयवों द्वारा उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों का वह समूह है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग अपने विचारों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। शाबाश। हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, भाषा के प्रकारों पर भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हमने भाषा के विकास क्रम को देखा। यहां हम कह रहे हैं कि भाषा के प्रकार कितने हैं, तो आप देखिएगा, भाषा के प्रकार मुख्य रूप से अगर कोई कहे तो भाषा के 2 प्रकार हैं, लेकिन हम बात करते हैं विस्तृत रूप में, तो वास्तव में भाषा के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं, है ना। कौन कौन से हैं आप भी देखिएगा। पहला हमारा प्रकार है कौन सी भाषा, मौखिक भाषा। दूसरा प्रकार है हमारी कौन सी भाषा, लिखित भाषा। और जो तीसरी भाषा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, और वो कौन सी भाषा है, सांकेतिक भाषा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाषा का ये जो रूप है सरल है, सारे ही सरल है यूं तो, और हिंदी तो आप जानते हैं सबसे सरल है, ऐसा हमारा विचार है सबका। लेकिन आप देखिए, इसमें बहुत सारे गूढ़ तथ्य हैं जिनकी जानकारी हमें नहीं है। आप देखिए, मौखिक भाषा, तो सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने आता है कि भाषा का जो आदि रूप है वो कौन सा है। तो आदि रूप हमारा कौन सा हुआ, भाषा का मौखिक रूप हुआ। आदि रूप कौन सा हुआ, मौखिक रूप हुआ। अब मौखिक भाषा किसे कहते हैं, जो मुख के द्वारा बोली जा रही है। और आप देखेंगे, भावों को हम अगर बोलकर अभिव्यक्त करते हैं तो वो भाषा का कौन सा रूप हुआ, मौखिक रूप हुआ। अब इसको जो सामने वाला ग्रहण करता है वो किस रूप में करेगा, सुनकर। सामने वाला जो व्यक्ति है, जब आप मौखिक रूप से बोलेंगे, अपने विचारों को अभिव्यक्त करेंगे, तो सामने वाला ग्रहण कैसे करेगा, सामने वाला उसको सुनकर ग्रहण करने वाला है। दूसरा आप देखेंगे, लिखित भाषा, विचारों को लिपि के माध्यम से, किसके माध्यम से, लिपि के माध्यम से जब हम लिखकर अभिव्यक्त करते हैं तो वो भाषा का कौन सा रूप माना जाएगा, लिखित रूप माना जाएगा। और आप देखेंगे कि तीसरा जो रूप है हमारे सामने वो कौन सा है। अच्छा, यहां पर जब आप देखेंगे कि हम बात कर रहे हैं कि जब लिखकर हम कुछ अभिव्यक्त करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति जो है वो उसको कैसे स्वीकार करेगा, कैसे समझेगा, पढ़कर। पढ़कर। और तीसरी जो भाषा है हमारी वो कौन सी है, वो है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा की जब हम बात करते हैं तो आप देखिएगा, ये तीसरा रूप भी बहुत महत्वपूर्ण है। संकेतों
या इशारों के माध्यम से भावों का जो हम प्रकटीकरण करते हैं, जिसमें न तो हम मुख का कोई यूं प्रयोग करने वाले सीधे और न ही हम कुछ लिखकर सामने वाले को समझा रहे हैं, लेकिन हम संकेतों के द्वारा उनको कुछ बातें कहना चाह रहे हैं। और ये आपने देखा होगा कि खेलों में भी जो हमारे ऐसे निर्णायक लोग हैं, एम्पायर आदि हैं, और उनको आप देख रहे हैं कि उन्होंने एक अंगुली उठाई, इसका अर्थ सामने वाले को समझाने की आवश्यकता नहीं है। ये क्या हुआ? संकेत हुआ। विभिन्न प्रकार के संकेत हैं। आप देखते हैं जब समाचारों का प्रसारण होता है तो टीवी में आप ऐसे समाचार भी देखते हैं जिसमें कहीं न कहीं केवल संकेत या इशारे किए जा रहे हैं, है ना। ईश्वर ने जिनको कहीं न कहीं सुनने या बोलने की शक्ति नहीं दी, वो कैसे समझेंगे? तो ये सांकेतिक भाषा है। ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण रूप है। आप देखेंगे तो हमने बात की थी कि भाषा जो है वो कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। अब आप देखें, इससे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो भाषा के कुछ और भी रूप हैं जो हम कहते हैं। एक आप देखें, हमने क्या लिखा हुआ है? मातृभाषा, अंग्रेजी में जिसको हम मदर टंग कहते हैं, है ना। जो बचपन से ही अपनी माँ से बच्चा क्या करता है? सीखता है ना। उसको हम क्या कह सकते हैं? मातृभाषा कह सकते हैं। और भी भाषा के रूप में नाम आता है, बहुत महत्वपूर्ण नाम है। आप देखिए क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है राजभाषा। आगे इस पर बहुत विस्तार से चर्चा करने वाले हैं हम, क्योंकि राजभाषा अंग्रेजी में जिसको हमने ऑफिशियल लैंग्वेज कह दिया, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त जो भाषा है, देश के कानून द्वारा जो मान्यता प्राप्त भाषा है, उसको हम क्या कहते हैं? राजभाषा। और कहीं न कहीं यही कार्यालय की भाषा है, यही शासन की भाषा है, इसलिए राजभाषा। और हमारी राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। और हमारे में से अधिकांश साथियों की जो मदर टंग है वो भी क्या है? हिंदी है ना। तो मातृभाषा भी कह सकते हैं और राजभाषा। कई बार क्या होता है, इसके उच्चारण की बात करते तो मातृभाषा ऐसा बोल लेते, ठीक नहीं है। ऋ से ऋषि है, इसलिए हमें मात्र नहीं बोलना है। क्या बोलना चाहिए? मातृ। फिर आप देखिएगा एक और भाषा के रूप में हमारे सामने नाम आता है राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज। यूं तो इसका कहीं विधान नहीं है, कहीं पर भी संविधान में राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन प्रचलन में है। प्रचलन में किस भाषा को हम कहेंगे कि राष्ट्रभाषा है? तो किसी देश के सर्वाधिक लोगों द्वारा जो बोली जाती है भाषा, अधिकांश भूभाग में जिस भाषा का प्रयोग समाज के द्वारा या लोगों के द्वारा किया जाता है, उसको हम इस राष्ट्रभाषा के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं। फिर विशिष्ट भाषाएं, संपर्क भाषाएं, ऐसी अन्य नाम भी भाषाओं के प्रकारों के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो हम देखते हैं मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। राजभाषा किसे कहते हैं? राजभाषा किसी भी देश के संविधान या कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, उसी को हम क्या कह सकते हैं? राजभाषा। मैं कहूं कि हमारी मातृभाषा भी हिंदी है, किसी और साथी की और हो सकती है। राजभाषा भी हमारी हिंदी है और भारत के अधिकांश भूभाग में लगभग 60% से अधिक लोगों के द्वारा जो भाषा हम बोल रहे हैं, व्यवहार में ला रहे हैं, वो कौन सी है? हिंदी है। इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं? राष्ट्रभाषा। अब आप देखिए, इससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हिंदी भाषा के ऊपर थोड़ा सा हम चर्चा करने का प्रयास करें। तो हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा जो है वो 5 भाषाओं, कितनी भाषाओं? 5 भाषाओं, 5 उपभाषाओं और 18 बोलियों का विशाल समूह है ना। अब आप देखेंगे जब कभी हम हिंदी भाषा के ऊपर बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, उनकी बोलियां, भाषाओं के ऊपर चर्चा करेंगे, तो इन 18 बोलियों पर भी हम चर्चा करने वाले और उपभाषाओं पर भी चर्चा करने वाले। वैसे हमने लिखा पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी, राजस्थानी, बिहारी, ये सब हिंदी की क्या है? उपभाषाएं। एक प्रश्न हमारे सामने है कि हिंदी भाषा जो है वो कितनी उपभाषाओं का समूह है? तो कितनी उपभाषाओं का समूह है? 5। और साथ ही उसमें कितनी बोलियों का समावेश है? तो कितनी बोलियों का समावेश है बताइए? 18 बोलियों का क्या है? समावेश है। और इस तरह से हम कहें कि इतने विशाल समूह का जो हम एक नामकरण कर रहे हैं वो कौन सा है? हिंदी। फिर हमारे मन में प्रश्न आता है कि फिर हम जो लिख रहे हैं, है ना, क्योंकि इसमें तो मैथिली भी है बोली के रूप में,
है ना, इसमें तो ढूंढाड़ी भी बोली के रूप में है, तो फिर खड़ी बोली भी है। तो फिर आप ध्यान रखिएगा, जो व्यवहार में हम हिंदी को लिखने में या बोलने में ला रहे हैं वो खड़ी बोली का ही क्या है, परिष्कृत रूप है। इसलिए आप अच्छे से समझ जाएं कि खड़ी बोली का जो परिष्कृत रूप है, मानकीकृत रूप है, उसी का प्रयोग हम बोलने में और लिखने में हिंदी के रूप में कर रहे हैं। बाकी हिंदी का जो परिवार है वो बहुत बड़ा है, जिसमें 5 उपभाषाएं और 18 बोलियों का विशाल समूह है। आगे बढ़ते हैं। आप देखिएगा, खड़ी बोली के, इसी बात को आपके सामने रख लिया था मैंने, खड़ी बोली के परिष्कृत रूप को ही प्रायः हिंदी के रूप में व्यवहृत करते हैं। तो ध्यान रहे, खड़ी बोली का जो परिष्कृत रूप है उसी का हम हिंदी के रूप में व्यवहार करते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, देखिए, और हम थोड़ी चर्चा करेंगे आपके सामने भारतीय आर्य भाषा परिवार की। आखिर ये जो हिंदी का जो विकास हुआ है भाषा के रूप में, वो कैसे हुआ है, इस पर भी हम जरा चर्चा करने वाले हैं। तो आप देखिए, भारतीय आर्य भाषा परिवार की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले कौन सी भाषा हम कहते हैं कि पूरे विश्व को हमने ही ज्ञान दिया है, पूरे विश्व में हमने बहुत मार्गदर्शक की भूमिका के रूप में भारत ने अपनी भूमिका पूरे विश्व के सामने रखी थी आदिकाल से, और हम विश्व गुरु थे। अब फिर उस भूमिका में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो भारतीय आर्य भाषा परिवार की चर्चा करते हैं। तो आप देखिए, इसको हम किस रूप में यहाँ पर थोड़ा सा आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले जो भाषा के रूप में हम यहाँ देखते हैं वो थी हमारे पास कौन सी, वैदिक संस्कृत, यानी आर्य लोगों के द्वारा, आर्यजनों के द्वारा जो भाषा सबसे पहले प्रयुक्त की गई वो कौन सी थी, वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का जो समय माना गया है वो 2500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक, ये जो समय है जिसमें वेदों की कहीं न कहीं रचनाएं हुई है, और ये जो भाषा थी वो बहुत संश्लिष्ट थी। इसके बाद धीरे धीरे वर्षों, देखिए आप, सैकड़ों वर्षों का समय लगा है। इसके बाद धीरे धीरे लोक व्यवहार में एक दूसरी भाषा का जो प्रयोग होने लगा, या इसी भाषा का एक दूसरा रूपांतरण हमारे सामने आया, वो कौन सा, लौकिक संस्कृत, जिसमें हम कहेंगे कि उपनिषदों की कहीं न कहीं रचना हुई है ना, और संस्कृत के अन्य ग्रंथों की जो रचना हुई वो किस में हुई है, लौकिक संस्कृत में। इसका जो समय है वो कौन सा, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। यानी हम कहें कि है तो दोनों ही संस्कृति है, लेकिन आखिर थोड़ा रूप में यहाँ कहीं न कहीं संश्लिष्टता में थोड़ी कमी आई। संश्लिष्ट का अर्थ होता है, आप कभी संस्कृत के ग्रंथों को पढ़ेंगे, संस्कृत की पुस्तकों को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि शिरोरेखा खत्म ही नहीं हो रही है, पूरे वाक्य में एक ही शिरोरेखा है। इसका मतलब आप सोचिए, उसका उच्चारण करना, अगर हम सही तरह से उसको पढ़ नहीं पाए, है ना, तो उसका अन्वय करते हुए हमको पढ़ना होता है। ये संश्लिष्ट रूप है जिसमें संधि, समास, कारक चिन्ह सभी को समाहित करके एक ही शिरोरेखा के नीचे लिख दिया जाता है। तो आखिर बोलने में कहीं न कहीं थोड़ा क्लिष्ट है। तो अब ये भाषा का जो हम भाषा परिवार या इसका जो विकास हम देख रहे हैं किसी न किसी रूप में, तो आप देखेंगे अब इसको विकास कहें या निरंतर किस तरह की स्थितियां बनी है आप देखिएगा। तो वैदिक संस्कृत से हम किधर आए, लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत से फिर हम आगे की तरफ बढ़े और हमारे पास जो एक भाषा का रूप दिखाई देता है वो क्या लिखा हुआ है, पाली। और पाली का जो समय है वो कौन सा है, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक का काल। अब ये कोई ऐसा कोई समय अवधि निश्चित नहीं बिल्कुल कि भाई हाँ कल से पाली शुरू हो गई। इसमें बीच में संक्रमण काल रहता है, धीरे धीरे भाषांतर होता रहता है और अधिकांश लोगों द्वारा एक जो भाषा का दूसरा बदला हुआ रूप जो है वो प्रयुक्त किया जाता है, उसको हम कहते हैं। तो यहाँ पाली का जो मोटा मोटी अनुमान लगाते हैं कि 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक इस भाषा का प्रचलन था। महात्मा बुद्ध के समय की भाषा है। आपको याद आ रहा होगा, आपने अपनी कक्षाओं में अध्ययन किया होगा कि महात्मा बुद्ध ने अपने जो भी उपदेश दिए वो किस भाषा में दिए, पाली, है ना। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, जातक कथाएं, इन सब की रचनाएं जो हुई है वो किस में हुई है, पाली में हुई है। तो एक तो आपके सामने ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पाली का संबंध महात्मा बुद्ध से है। फिर हमारे सामने कभी प्रश्न आता है महात्मा बुद्ध पहले हुए या महावीर स्वामी। जब हम सन को याद रखेंगे तब ठीक है, पर मान लो कभी ये सन याद नहीं रहे तो ध्यान रखिएगा पाली पहले आई है ना।
वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत और फिर किसका प्रयोग होना शुरू हुआ समाज में? पाली का। तो पाली में ही लिखे गए हैं क्या? ये जो हमारे पिटक ग्रंथ हैं, है ना, जातक कथाएं हैं, महात्मा बुद्ध से संबंध है, तो पाली, महात्मा बुद्ध पहले। फिर हमारे सामने आगे की तरफ जब बढ़ते हैं तो हमारे पास कौन सी भाषा है? प्राकृत। प्राकृत भाषा, इसी से आगे की तरफ हम बढ़ते हैं और सरल रूपांतर है कौन सी भाषा? प्राकृत। और इसका जो समय माना गया वो 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक इसका समय माना गया है। और महावीर स्वामी ने जो उपदेश दिए हैं, आप जानते हैं वो कौन सी भाषा में दिए हैं? प्राकृत भाषा में, है ना। ये जनभाषाएं हैं। आप देख रहे हैं आखिर वैदिक संस्कृत का प्रयोग धीरे धीरे कम क्यों हुआ? क्लिष्ट है, मनुष्य की आदत है, वो सरल की तरफ भागता रहता है ना। तो आप देखिए, वैदिक संस्कृत से हम लौकिक संस्कृत की तरफ बढ़े, लौकिक संस्कृत से हम पाली की तरफ बढ़ गए, पाली की तरफ से हम किधर आए? प्राकृत भाषा की तरफ आए। और प्राकृत भाषा में उपदेश दिए किसने? महावीर स्वामी ने। और जैन धर्म के अधिकांश ग्रंथों की रचना किसमें हुई है? प्राकृत भाषा में। इसके साथ आप देखेंगे प्राकृत से जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास भाषा आई कौन सी? अपभ्रंश। अपभ्रंश का अर्थ कहीं गिरा हुआ या बिगड़ा हुआ स्वरूप है ना, भ्रष्ट स्वरूप है अपभ्रंश। और अपभ्रंश का जो समय है वो लगभग 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश का क्या हुआ? व्यवहार हुआ, प्रयोग हुआ। और इस अपभ्रंश से ही हम जिस भाषा को पढ़ रहे हैं उसका विकास हुआ, नाम हिंदी। और लगभग 1000 ईस्वी के बाद जिस भाषा का हम प्रयोग कर रहे हैं उस भाषा का नाम क्या है? हिंदी। तो आप देखिएगा परीक्षाओं में प्रश्न आता है क्रम को लेकर, सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड की परीक्षाओं में जब विषय की बात की जाती है तो उसमें पूछा जाता है कि भारतीय आर्य भाषा परिवार का सही विकास क्रम है, तो सबसे पहले ध्यान रखना है कौन सी भाषा? वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के बाद दूसरा जो भाषा का क्रम है वो कौन सा है? लौकिक संस्कृत, जो आम लोगों के द्वारा प्रयुक्त की जाती थी। तीसरा क्रम कौन सा? पाली। चौथा प्राकृत। पांचवा अपभ्रंश। और अपभ्रंश के भाग हैं, उसमें एक सौर सैनी अपभ्रंश जो भाग है, उस सौर सैनी अपभ्रंश से हम किसका विकास मानते हैं? हिंदी का। हमने चर्चा की थी कि भाई ये जो हिंदी है इसका विकास किससे हुआ है? तो सीधे सीधे किससे विकास हुआ है? अपभ्रंश से। लेकिन हम कहें कि मूल जननी कौन है, तो मूल जननी तो वैदिक संस्कृत है। अब वैदिक संस्कृत कह दें या संस्कृत भाषा आप कह दें, सभी भारतीय भाषाओं की मूल जननी हम किसको मानते हैं? संस्कृत को मानते हैं। और संस्कृत से कहीं न कहीं आगे बढ़ते बढ़ते कौन सी भाषा का विकास हुआ? हिंदी का। इसका मतलब ये नहीं है साथियों कि आज संस्कृत का प्रचलन नहीं हो रहा, आज पाली का प्रचलन बंद हो गया, या प्राकृत कहीं पढ़ी लिखी नहीं जा रही, अपभ्रंश कहीं पढ़ी लिखी नहीं जा रही, ऐसा नहीं है। लेकिन इनका जो प्रयोग है वो बहुत अल्प हो गया, बहुत कम लोगों के द्वारा इस भाषा को लिखा और पढ़ा जा रहा है। लेकिन अधिकांश लोगों द्वारा अब जो भाषा प्रयोग में लाई जा रही है वो कौन सी है? हिंदी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये जो पूरा भारतीय आर्य भाषा का संक्षिप्त रूप से जो परिचय दिया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहला वैदिक संस्कृत, दूसरा लौकिक संस्कृत, तीसरा याद रखिए महात्मा बुद्ध पहले हुए हैं पाली, चौथा कौन सा? महावीर स्वामी बाद में हुए हैं प्राकृत। प्राकृत से किधर बढ़े? अपभ्रंश। और अपभ्रंश से किधर बढ़े हम? हिंदी। और 1000 ईस्वी से निरंतर जो भाषा हम प्रयोग में ला रहे हैं, व्यवहार में ला रहे हैं, वो भाषा कौन सी है? हिंदी। अब आप देखिए भाषा का प्रमुख उद्देश्य, पहले ही हमने चर्चा की इसके ऊपर कि भाषा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? संप्रेषण। संप्रेषण या कहें विचारों का क्या है? आदान प्रदान। अगर विचारों का आदान प्रदान करना है तो हमें किसी न किसी भाषा को माध्यम बनाना होगा। फिर आप देखिए भाषा की कुछ प्रमुख विशेषताएं, बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस पर फिर हम चर्चा कर रहे हैं अच्छे से कि भाषा की विशेषताओं की जब बात करें तो भाषा जो है वो क्या है? सामाजिक प्रक्रिया है। बिना समाज के भाषा का निर्माण ही नहीं है। आप देखते हैं कि बचपन से ही हमको बहुत सारे हमारे परिवार के लोग, समाज के लोग हमें बहुत कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं, तो वो सब क्या है? ये भाषा जो है सामाजिक प्रक्रिया है, सोशल प्रोसेस है। बिना समाज के हम भाषा सीख नहीं सकते हैं। फिर देखें अर्जित संपत्ति है। एक बच्चा जो उत्तर भारत में पैदा हुआ और
मान लीजिए पैदा होते ही उसे दक्षिण भारत भेज दिया गया। अब उत्तर भारत में पैदा हुआ बच्चा दक्षिण भारत में अगर पल बढ़ रहा है तो वो दक्षिण भारत की किसी भाषा को अर्जित कर लेगा। तो आप सोचिए, और उत्तर भारत में ही पल बढ़ रहा होता तो उत्तर भारत की भाषा जो मुख्य रूप से हिंदी है उसको अर्जित कर लेगा। तो कहीं न कहीं भाषा जो है वो कैसी संपत्ति, अर्जित संपत्ति है। और उसके साथ ही साथ अगर आपको हिंदी अच्छे से आ गई और आप चाहते हैं कि मैं कन्नड़ सीखूं, आप उसको अर्जित कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं अंग्रेजी भाषा में निष्णात हो जाऊं, आप उसको सीख सकते हैं। तो भाषा की एक दूसरी विशेषता है, कौन सी? भाषा अर्जित संपत्ति है। तीसरी बात देखिए, भाषा परिवर्तनशील है ना। अभी हमने बात की थी कि हिंदी 1000 ईस्वी से हम लगातार पढ़ते जा रहे हैं, आगे और एक क्रम आ जाएगा, है ना। तो इसका कहीं समाप्तिकरण नहीं है, कहीं दी एंड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें परिवर्तन होता रहेगा, कुछ और शब्द जुड़ते जाएंगे। यहां पर मैं एक बात और स्पष्ट करता हूं। बहुत सारे विद्यार्थियों के, जब मैं कमेंट पढ़ रहा था तो कुछ विद्यार्थियों का आग्रह था कि हिंदी में दूसरी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग, है ना, नहीं किया जाए तो अच्छा है, विशुद्ध हिंदी की ही बात की जाए। तो साथियों, मैं आपको यहां थोड़ा रोकना चाहता हूं। हिंदी का निर्माण कैसे हुआ है इसके बारे में आप जरा विचार करेंगे तो भारत के संविधान में हमने आयरलैंड से कुछ लिया है, हमने संसदीय जो प्रणाली हमारी कहीं और से लिए, कई देशों से लेकर हमने हमारा भारत का संविधान बनाया। कहीं कहीं हिंदी में बहुत सारी भाषाओं के शब्द हैं। क्यों? क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम के हिमायती रहे हुए। कई विदेशियों ने हमारे भूभाग पर आक्रमण किया है, उनके कई सारे शब्दों को हम अपना अंग मान चुके हैं। और आज आप देखेंगे कि बिना उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी शब्दों के हम हिंदी को अपनी ओर से करने का प्रयास करेंगे तो ये संभव नहीं है। हिंदी में जब कभी शब्दों की बात करेंगे तो कई प्रकार के शब्दों का प्रचलन होता है, इसलिए हमें भाषाओं से कोई द्रोह नहीं है। मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में कभी आप पढ़िएगा, सबसे पहले उर्दू के बहुत अच्छे जानकार थे, उर्दू में खूब अच्छा उन्होंने लिखा, उसके बाद उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया है। इसलिए भाषा में सभी शब्दों का प्रयोग होता है। हाँ, हम ध्यान रखें अधिकांश विशुद्ध हिंदी के शब्द आए, लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर हम इसमें कोई दीवार खींच सकते हैं। इसलिए भाषा क्या परिवर्तनशील है, और भी भाषाओं के शब्द जुड़ सकते हैं। फिर आप देखिए, यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों का समूह है। आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया गया कि हम अगर या लिखना है तो उसका पहले से ही एक क्रम निर्धारित है, एक तरीका निर्धारित है। तो यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों का क्या है? समूह है। कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। वही बात है कि परिवर्तनशील है, उसका कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। और कठिन से सरल की तरफ गमन, भाषा को सीखना प्रारंभिक रूप से बहुत कठिन होता है। आप देखते हैं बच्चा बहुत तुतलाते हुए, बहुत उसको संघर्ष करना पड़ता है, और बहुत सारे वर्णों को, अक्षरों को उसे जब सीखना होता है तो बहुत तकलीफ आती है उसको। और लिखने में भी आप देखते हैं बहुत कठिन क्रम है। शुरुआत में ही बच्चा बहुत अच्छे से अ लिख पाए ऐसा संभव ही नहीं है। वो कई महीनों तक, वर्षों तक अभ्यास करता है, तब जाकर उसका अ बहुत अच्छे आकार में हमारे सामने आ पाता है। बेहतर से बेहतर की तलाश कर, बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो सागर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो सागर की तलाश कर, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश कर, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश कर। मित्रों, ये पंक्तियां भी कहां हमें कमजोर होने देती है। हमें हमेशा अपने जीवन में बेहतर तलाश करने का जो अभियान है उसको कभी रोकना नहीं है। हम अनवरत बेहतर के प्रयास करते रहेंगे, और जीवन में जब आप किसी एक पद को प्राप्त करें, आप उससे आगे की ओर बढ़ने का प्रयास कीजिए, और आप इन पंक्तियों का सहारा लीजिए, क्योंकि अन्वेषण कभी समाप्त नहीं होता। ये तो बहुत सरल सी बात है कि टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, इसमें नई बात क्या है? लेकिन आप सोचिए, यहां पर कल्पनाशील व्यक्ति है ना, जो अन्वेषण करता है, खोज करने वाले लोग हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो नहीं रुकते हैं। पुरुषार्थी लोग या नहीं रुकते हैं, उनकी सोच इससे बढ़कर है। टूट जाए पत्थर
ऐसे शीशे की तलाश करनी है। जुट जाइए अपने अभियान में, और आपको अगर ये पाठ अच्छे लगते हों, ये वीडियो अच्छे लगते हों, तो अनेक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। आप ही मेरा संबल हैं, आप ही मेरा हौसला हैं, आपके लिए यहां पर खड़ा हूं। आइए मिलकर हम एक अच्छा ऐसा संयुक्त प्रयास करते हैं कि आप जब भी हताश और निराश हो, जरूर इन पंक्तियों को सुनिएगा। ये आपको धैर्य और संबल देने वाली है। जय हिंद, जय भारत।